दोस्तों, आपका गोपाल लाजूकर नमन। फॉर्चुनेटली हमारे साथ संजीव अग्रवाल जी मेरठ से, बेसिकली सिविल इंजीनियर हैं ये, और जॉब में रहे, एक अच्छी रिस्पेक्टेड जॉब में रहे, और उस जॉब के बाद भी इन्होंने सारा जीवन अपना लगाया वास्तु को लेके, आधिपत्य को लेके, बिल्डिंग के डिज़ाइन को लेके। ये सिविल इंजीनियर है, बेसिकली सारा जीवन इसमें लगाया, और अल्टीमेटली जॉब को क्विट करके, जॉब को छोड़ के इन्होंने फिर सारे का सारा ध्यान अपना 100% अब ये वास्तु को लेके चल रहे हैं। और वो वास्तु जो हमारी ट्रेडिशनल वास्तु से बिल्कुल अलग है। ये हमारा भाग्य, हम साथ हैं इनके आज। हम चाहते हैं कि देखिए इन क्लिप्स के माध्यम से ऐसी चीज़ें लाएं, ऐसी चीज़ें उजागर करें जो हमें नहीं मिल रही सामान्यतः, न तो एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस से और न ही यूट्यूब के माध्यम से। मैं इनसे बड़ी छोटी छोटी चीज़ें जानना चाहता हूँ। एक तो विशेष रूप से देखिए, हम जो आज के जो समाज है, आज का जो आज के परिप्रेक्ष्य में जो नई जनरेशन है, उनके लिए तो सभी उपहास का विषय है। मानते हैं ना आप इस चीज़ को? कोई जनरली आप देखिए कि 60-70% लोग, मैं नहीं समझता कि कहीं 60-70% लोग, मैं नहीं समझता कि कहीं इन चीज़ों में विश्वास करते होंगे। अब अग्रवाल साहब, सिर्फ मैं एक छोटी सी चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि ये वास्तुशास्त्र, आधिपत्य के सिद्धांत, आर्किटेक्ट, जो भी आप बोलें इसको, ये क्या वास्तव में है? ये सीडो साइंस है, सुपरस्टिशन है? क्या आप मानते हैं इस चीज़ को कि जो वास्तु के नियम हैं वो चाहे झोपड़ी हो या अट्टालिकाएं हो, सब में एक से होते हैं? क्या झोपड़ी में भी वास्तु के नियम अप्लाई करते हैं? और मैंने तो जो अपने लंबे अनुभव में देखा, मैंने देखा कि कहीं किसी झोपड़ी में रहने वाला, कहीं किसी छोटे से घर में रहने वाला व्यक्ति बहुत सुखी है, और एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जिसके पूरे का पूरा मालिक है मौकब का, वो पूरे का पूरा विशाल अट्टालिका में रह रहा है, वो सुखी नहीं है। जबकि सारे के सारे वास्तु के नियम अप्लाई किए गए हैं वहाँ पे। तो जो एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति है, वो यही तो कहेगा ना कि ये एक अमीरों के चोचले हैं। ये कितने लोग वास्तु नियम अप्लाई कर रहे हैं अपने जीवन में? इस विषय पे 2 लाइन में जानना चाहूँगा अग्रवाल साहब से। नमस्कार दोस्तों, आज आपके हित की बात मुझसे श्री गोपाल लाजू रुड़की जी ने पूछी है। दोस्तों, सच बताएं तो दिशाएं दशा बदलती हैं। हमारे यहाँ के लोग, हमारे देश के लोग आजकल नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, जबकि समृद्धि साउथ और वेस्ट में ज़्यादा है। हमारे भारत में जो साउथर्न एरिया है, उसके अंदर गुजरात से लेके चेन्नई तक और केरल तक आता है, और वेस्ट में मुंबई, पुणे ऐसे ज़िले आते हैं। सभी लोग समृद्ध हैं। तो साउथ और वेस्ट में कहाँ बुराई है, लेकिन उसके बाद भी लोगों का जो नज़रिया है वो ईस्ट और नॉर्थ की तरफ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। दोस्तों, वास्तु सभी जगह लागू होता है। सड़क पर लेटने वाला जो पटरी पर लेटता है, वास्तु उस पर भी लागू होता है। देश काल और पात्र यहाँ पर लागू होता है। झोपड़ी के अंदर जो व्यक्ति रहता है, वास्तु उस पर भी लागू होता है। जो महल और अट्टालिकाओं में रहता है, वास्तु उस पर भी लागू होता है। वास्तु का जो सही अर्थ है, व्यवस्था के अनुसार अपने आप को सीमित करते हुए एक स्थान पे जमे रहना। मित्रों, जब हम पांचों तत्वों को बैलेंस करके, हर तत्व की 20% पोटेंसी है, 100% पांचों तत्वों को मिला के होता है। यदि कोई भी तत्व कम और ज़्यादा हो जाए तो वास्तु का अनुपात बिगड़ जाता है। आप देखेंगे कि जिन घरों में धूप ज़्यादा रहती है, यानी कि अग्नि का प्रवेश ज़्यादा रहता है, वहाँ के लोग थोड़े गुस्सियारे होते हैं। छोटी छोटी बातों पर वो गुस्सा करते हैं। उनके बच्चे भी थोड़ा सा ज़्यादा रोने वाले होते हैं। जिस घरों में हवा का वेग कम होता है, हवा नहीं होती, आर्टिफिशियल हवा और एसी के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, वहाँ के बच्चे शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं। पसीना ना आने की वजह से उनका शरीर उतना काम नहीं कर पाता जितना करना चाहिए। जहाँ पर आकाश तत्व और धरती तत्व, यानी कि घर के केंद्र भाग को बंद कर रखते हैं, वहाँ पर हमारी आवाज़ इको साउंड हो जाती है। एक आवाज़ को आप आराम से नहीं सुन सकते।
आकाश तत्व क्योंकि आवाज को एक से दूसरी जगह ले जाता है तो वो घर में गूंजने लगती है, और धरती तत्व के खराब होने से हमारी दीवारों से पानी रिझने लगता है, हमारी दीवार हमेशा आपको गीली नजर आती है। जल तत्व में अगर आप बात करेंगे तो जमीन के जो अंदर है, जो जमीन रेतीली के साथ साथ हरियाली से युक्त रही है, जहां पर पानी की अधिकता रही है, जिन नगरों के समीप में गहरी नदियां बहती हैं, वहां पर सिपिक की प्रॉब्लम ज्यादा है। मैं एक छोटी सी बात, एक अपना डाउट पूछना चाहता हूँ। आप बता रहे हैं जैसे वास्तु के नियम ये तो घरों के लिए हो गए, हम किसको सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मानेंगे फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से? अपनी आर्मी को। आप देखेंगे जो आर्मी पर्सनल्स हैं, जो आर्मी रिक्रूट्स हैं, जो आर्मी के जवान हैं, आप इस चीज़ से सहमत हैं? नहीं हैं? बिल्कुल। आप मानेंगे ना इस चीज़ को? आप देखिए कि जो आर्मी में आपने कैंटोनमेंट एरिया में बहुत सारे सर्वे करे होंगे, बैरिक्स में रहते हैं लोग बाग, है ना, 100 की उसमें जवान रह रहे हैं, 500 जवान रह रहे हैं, कोई वास्तु के नियम अप्लाई नहीं हो रहे हैं वहाँ पे, और आप देखिए फिजिकली हर आदमी कितना फिट है। इस चीज़ से सहमत हैं आप? नहीं है? जी बिल्कुल सहमत। तो वो वहाँ पे कहाँ वास्तु अप्लाई हुई? क्योंकि वहाँ वास्तु नहीं अप्लाई होती, उनकी अप्लाई होती फिजिकल लेबर, उनकी अप्लाई होती है रूटीन, उनका अप्लाई होता है एक सिस्टम जिसको फॉलो करते हैं। तो इंडिविजुअल सिस्टम और वास्तु ये दो डिफरेंट चीज़ें हो गई। मैं एक कबाड़े में रह रहा हूँ, एक बिल्कुल एक ऐसे एक टूटे फूटे घर में रह रहा हूँ, मैंने अपने लाइफ का सिस्टम बिल्कुल अपने बिल्कुल पंच तत्वों के अकॉर्डिंगली बना रखा है। एक व्यक्ति कहीं ऐसे उसमें रह रहा है जिसमें सारे वास्तु के रूल्स अप्लाई किए गए हैं, वो दुखी है बहुत। तो इसमें आप क्या कहेंगे इस विषय में? सर, वास्तु का जो रूल है वो शरीर पर भी उतना ही लागू होता है जितना घर पे लागू होता। कोई भी मानव शरीर पंच तत्व पर आधारित है, उसकी जो मूल रचना है उन्हीं पांचों तत्व से है जिनकी विश्व की निर्माण हुआ है, जिसका घरों का निर्माण होता है। अगर हमने अपने शरीर के मूल को ठीक किया है, हम सुबह की हवा को अपने उदर में उतारते हैं, पानी की व्यवस्था हम करते हैं, भोजन की व्यवस्था उस हिसाब से करते हैं, ओढ़ने और पहनने की व्यवस्था करते हैं। देखिए, अब आपने आर्मी की बात पूछी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। वो सिर को ढक के रखते हैं, जो उनका तेज है वो उनमें, उनका बल है उनमें बना रहता है। आप हमारे क्षेत्र के राजस्थान में चले जाइए, वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, वो बहुत बड़ा साफा पहनते हैं, यानी कि वो अपने तेज को अपने शरीर में बना के रखते हैं। उनके यहाँ पर चमड़े की, ऊँट की खाल की चप्पल पहनी जाती है, जो हमारी बॉडी का जो रेजिस्टेंस पावर है वो जमीन सोख लेती है, उसको वो बचा के रखते हैं। उनकी ताकत सेम ऐसे ही आर्मी में सिर को ढकने की और पैर में जूता पहनने की चमड़े का, वो शुरू से आदत रही है और ऐसे नियम उन्होंने फॉलो किए हैं। एक बस लास्ट क्वेश्चन, कभी किसी, बहुत कॉमनली सब लोग जानते हैं इस चीज़ को, कभी किसी दारू की भट्टी, शराब की दुकान में आपने वास्तु देखा है? कितना ही निकृष्ट स्थान हो, कितना ही वास्तु दोषों के विपरीत कोई स्थान हो, जहाँ पे शराब की भट्टी बनी हुई हो, कभी भीड़ की कमी नहीं होती, कभी प्रॉस्पेरिटी की कमी नहीं होती, धन की कमी नहीं रहती, भीड़ का बहुत जमावड़ा लगा रहता है। देखा है आपने इस चीज को? इस विषय में आप क्या कहेंगे? देश, काल और पात्र। वर्तमान में दूध के लिए सरकार एडवर्टाइजमेंट देती है और शराब के एडवर्टाइजमेंट पिछले 10 वर्ष से भारत में बैन है, फिर भी शराब की बिक्री बढ़ी है। जिन लोगों ने शराब का नाम नहीं सुना था, आज उन घरों में भी शराब की नदियां बहती हैं। देश, काल और पात्र के हिसाब से हमको सोचना होगा। आज दूध का विज्ञापन किया जाता है, फिर भी दूध, देश, काल और पात्र, आज दूध का विज्ञापन किया जाता है और पिछले 10 वर्ष से शराब का विज्ञापन के ऊपर हमारे देश में बैन है। ऐसी स्थिति में हमारे समाज के अंदर कुछ कुरीतियां आ गई हैं। शराब का और दूसरी चीज़ों का, इसी तरीके का बहुत बोलबाला हो गया है लोगों के अंदर। शाम के एंजॉय के लिए कुछ इस तरह के मद प्रयोग का आजकल ज़्यादा
ध्यान देना शुरू कर दिया है लोगों ने, तो लोग ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं अपनी चीज को लेने के लिए, क्योंकि उनको शायद आनंद की प्राप्ति इसी में होती है। लेकिन किसी भी शराब की दुकान का मतलब वास्तव का नहीं होता। मैंने कुछ ऐसी शराब की दुकान देखी है जहां पर आज भी उनके ग्राहकों की बहुत कमी है। धन्यवाद अग्रवाल साहब। ये टिप्स मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए बहुत ही हितकारी रहेंगे। थैंक यू और थैंक्स फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग गोपाल राजू। और दोस्तों अच्छा लगता है तो यूट्यूब में प्लीज़ गोपाल राजू को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।